हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले वीडियो में हमने मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। यदि आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। यानी जब युग्मक का निर्माण होता है तो उसी को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब युग्मक बनते कहाँ पे हैं और क्यों बनते हैं, इसको समझते हैं। बात हो रही यहाँ पे मानव जनन की। तो जो मानव होते हैं उनमें पाया जाता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में अलग अलग युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उससे युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। तो एक युग्मक नर युग्मक कहलाता है, दूसरा युग्मक मादा युग्मक कहलाता है। नर युग्मक का निर्माण नर जननांग में तथा मादा युग्मक का निर्माण मादा जननांग में होता है। अब ये मानव में कैसे होता है, मनुष्य में कैसा होता है, इसको समझते हैं। युग्मक बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन, ये हम समझ चुके हैं। अगले बिंदु पे आते हैं। मानव में युग्मक जनन प्राथमिक जनन अंग में होते हैं। प्राथमिक जनन अंग, जो नर का जनन अंग होता है उसमें जो प्राथमिक जनन अंग होता है उसको हम वृषण कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। और जबकि जो मादा का प्राथमिक जनन अंग है उसको हम ओवरी, अंडाशय कहते हैं। बात यहाँ पे आती है अगले बिंदु पे कि नर में जो प्राथमिक अंग होता है वो वृषण होता है, ये हमने समझा। और मादा में जो प्राथमिक जनन अंग है वो ओवरी है, जिसको हम अंडाशय कहते हैं। अगर हम वृषण की बात करें तो यह फिगर देखिएगा कि जो नर जनन अंग में है यहाँ पे भी जो वृषण पाए जाते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, और इन्हीं वृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं मादा जनन अंग की, तो ये फिगर देखिएगा, इसमें 2 अंडाशय पाए जाते हैं, अंडाशय भी जोड़े में होते हैं। अगर हम बात करते हैं वृषण में, तो वृषण में जो नर युग्मक बनता है उसको हम शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, या स्पर्मेटोजोआ कहेंगे। बात करते हैं अंडाशय में, ओवरी में, तो ओवरी में निर्माण होता है मादा युग्मक का, जिसको हम अंडाणु या ओवम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि युग्मक बनते कहाँ पे हैं, नर जननांगों में, और वो भी प्राथमिक जननांग में। और साथ में उनसे जो युग्मक बनते हैं वो शुक्राणु कहलाते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, और जो मादा युग्मक होते हैं उसको हम अंडाणु कहते हैं। अगर इन्हीं के आधार पे, यानी जब नर युग्मक बन रहा है, मादा युग्मक बन रहा है, यानी शुक्राणु बन रहे हैं, अंडाणु बन रहे हैं, तो इस आधार पे युग्मक जनन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला शुक्राणु जनन, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और दूसरा अंड जनन, जिसको हम oogenesis कहते हैं। तो शुक्राणु जनन कहाँ पाया जाएगा, नर में पाया जाएगा, मेल में पाया जाएगा। जबकि अंडाणु जनन, अंड जनन कहेंगे, तो वह oogenesis पाया जाएगा, मादा या स्त्री में पाया जाएगा। अब हम पहले भाग को पढ़ेंगे या पहले जनन को पढ़ेंगे, और वो क्या है, शुक्राणु जनन, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब बात होती है कि जो शुक्राणु जनन होते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो शुक्राणुजन कोशिकाएं, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। परिभाषा को फिर ध्यान से समझते हैं कि शुक्राणुजन कोशिकाएं, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और इनमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु बनने की यह प्रक्रिया शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। यहाँ पे 2 बातें हम समझते हैं। एक है शुक्राणुजन कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया क्या होती हैं, और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। अब हम बात करते हैं, अगर आप नर जननांग को ध्यान से पढ़े होंगे तो जब हम वृषण की संरचना पढ़ते हैं, तो आप जब वृषण को काटते हैं अनुदैर्ध्य तरीके से, तो उसमें इस फिगर में देखिएगा कि वृषण में छोटी छोटी पालिकाएं पाई जाती हैं, जिसको वृषण पालिका कहते हैं। और वृषण पालिका में ही शुक्रजनक नलिका होती है, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर हम शुक्रजनन नलिका के इस अनुदैर्ध्य काट को देखें, अनुप्रस्थ काट को देखें, तो आपको देखेंगे उसमें नर
जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है, यानी शुक्राणु जनन कोशिका पाई जाती है, जिसको हम इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है कि जो शुक्र जनक नलिका होती है उसके अंदर। अगर ये हम बात करते हैं, ये मार्कर क्या है, शुक्र जनक नलिका है, तो इसके अंदर की तरफ ये शुक्र जनक कोशिकाएँ पाई जाती हैं। बात क्लियर हो गई। अब इन कोशिकाओं में एक विशेष विभाजन होता है जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को समझते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के नाम से ही समझ में आता है अर्धसूत्री, यानी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, उसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ जनन अंगों में पाए जाते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। अगर पूरे शरीर में कहीं पे भी मियोसिस होगा तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव आर्गन में ही होगा। अब थोड़ी सी इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं जल्दी से। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो 2 चरणों में पूरा होता है, जिसको अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहते हैं, या कहें तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट में जो प्रक्रिया होती है उसमें एक कोशिका 2 कोशिका में टूटती है, जैसे विभाजन में होता है 2 कोशिकाएं बनी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जो वो कोशिका थी उनमें गुणसूत्रों की संख्या, ये क्योंकि हम मानव जनन पढ़ रहे हैं तो उस कोशिका में 46 गुणसूत्र थे, लेकिन जैसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में 2 कोशिकाएं बनी तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। फिगर में देखिएगा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, यानी 23-23। अब इन कोशिकाओं में क्या है, 23-23 है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कहा गया, इस चरण को। अब जो दूसरा चरण होता है जिसको अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कहते हैं, उनमें जो 2 कोशिकाएं बनी थी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी है, उनसे फिर 2-2 कोशिकाएं बनती हैं। तो अगर हम पूरे अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, और चारों कोशिकाएं क्या होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या उनमें आधी होती है। तो यह क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो ऊपर वाली जो कोशिका है क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी शुक्रजन कोशिका, और उनसे 4 कोशिकाएं बनी, वो चारों कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, शुक्राणु। तो ऐसा कि शुक्रजन कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणु बने, और जो शुक्राणु बन रहे हैं तो यही प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। अब थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं कि वृषण की शुक्रजनक नलिका की भीतरी दीवारों में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे शुक्राणुजन कोशिका कहते हैं। हमने फिगर में भी देखा कि जब हमने शुक्राणुजनक नलिका के फिगर को देखा तो देखा गया कि अंदर की तरफ शुक्राणुजन कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया रहती हैं, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन रहता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब वो कैसे होता है इसको समझते हैं। शुक्राणुजन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता रहता है, जिससे कि शुक्राणुजन कोशिकाएं बनती हैं। अब ये फिगर देखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो शुक्राणुजन कोशिका है, यहाँ पे भी देखिएगा शुक्राणुजन कोशिका है। शुक्राणुजन कोशिका क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है। इनमें समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी। समसूत्री विभाजन बहुत आसान होता है, यह शरीर के सभी अंगों में हमेशा पाया जाता है। तो जब एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित होती है और उसमें गुणसूत्रों के संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता तो उसको हम समसूत्री विभाजन माइटोसिस कहते हैं। तो हुआ क्या कि जब शुक्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी, फिर 2 से फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जब ना बदले तो इसमें जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं उनसे जो निर्माण हो रही हैं वो भी कोशिका क्या कहलाती हैं, शुक्रजन कोशिकाएं ही कहलाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शुक्रजन कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया में जब समसूत्री विभाजन होता है तो उससे स्पर्मेटोगोनिया ही बनती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अब हम बात करते हैं कुछ शुक्राणुजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, जिन्हें हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। हुआ क्या कि कुछ शुक्राणुजन कोशिका यानी जो स्पर्मेटोगोनिया थी उनमें कुछ ऐसी होती हैं जो अब समसूत्री विभाजन नहीं करती। वो क्या करती हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। यहाँ पे थोड़ी तब्दीली आ जाती है, और वो कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिगर में आते हैं कि जब यह कोशिका शुक्राणुजन कोशिका थी, इसने समसूत्री विभाजन की तो 2 कोशिकाएं बनी। उनमें से ये जो कोशिका थी इसने अर्धसूत्री विभाजन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ द्विगुणित थे, गुणसूत्रों की संख्या 46 थी, लेकिन जैसे इनसे 2 कोशिकाएं बनी इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 हो गई। यहाँ 46 थे और यहाँ पे जो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, 23 हो गई। अब ये क्या हो गए, अगुणित हो गए। और ये जब अगुणित हो गए तो ये वाली जो कोशिका थी अब ये क्या कहलाने लगती है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसको महत्वपूर्ण बात है ये कि जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है उन्हें हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो जैसे पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है उससे 2 कोशिकाएं बनी, अगुणित कोशिका बनी, और अब ये इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया जाता है, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे हम देखते हैं फिर द्वितीय शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की परिभाषा क्या निकल के आती है कि जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होने के बाद 2 द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जैसे ये अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है और किनसे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से, तो उससे 2 कोशिकाएं बनी, यही द्वितीय शुक्राणु कोशिका कहलाती हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अगुणित होती है कि द्विगुणित, तो उत्तर क्या आएगा, द्विगुणित। जबकि द्वितीय शुक्राणु कोशिका क्या होती है, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। अब हम आगे समझते हैं कि शुक्राणु प्रसूह स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं। अभी तक हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन का पहला चरण पूरा हो गया, लेकिन अभी सिर्फ 2 कोशिका बनी है, 2 कोशिका और बननी है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब इनमें ये एक कोशिका 2 कोशिकाओं में टूटेगी। अब देखिएगा जैसे 2 कोशिकाओं में टूटी, इसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, यानी मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड हूबहू समसूत्री विभाजन की तरह है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। यदि इनमें 23 है तो इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 23 है। और यहाँ पे काउंट करते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है, 1 2 3 4। यानी जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में 4 कोशिकाएँ बनती हैं, अब इन 4 कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु पशु या शुक्राणु पूर्व कोशिका कहेंगे। ये अगुणित होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं में जब रूपांतरण हो जाता है, वो पोषण ले लेती हैं, तो वो बदल जाती हैं किस में, इस तरीके की संरचनाओं में, और वो क्या कहलाती हैं, शुक्राणु या स्पर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा क्या कि शुक्राणु पशु क्या होता है, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के बाद 4 शुक्राणु पशु कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथ में नोट क्या है, द्वितीय शुक्राणु कोशिका और शुक्राणु प्रसु अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी द्वितीय शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स, ये जो बने ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है शुक्राणु जन नलिका का, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो इस जो नलिका के ऊपर जो अंदर की तरफ लेयर है वो कौन सी कोशिकाएं हैं, शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं, स्पर्मेटोगोनिया हैं। अब इन स्पर्मेटोगोनिया में जिसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ उसको हम प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जो पहला चरण पूरा हो जाता है तो उससे जो बनती हैं उसे हम द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं कहेंगे। और द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड भी पूरा कर लेती हैं तो उससे शुक्राणु पशु बनते हैं। और शुक्राणु पशु क्या करते हैं, वो सर्टोली सेल के साथ पोषण लेके, क्योंकि सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल भी कहते हैं, उससे पोषण लेके वह जो शुक्राणु पशु हैं वह अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं किस में, शुक्राणु में। अब एक सवाल और कि शुक्राणुओं का निर्माण पुरुषों में या कब से बनना शुरू होता है, तो बात करते हैं प्यूबर्टी, यौनावस्था जब आती है तो उस समय जो टेस्टिस और वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन
इन तीनों में अंतर देखेंगे।